हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर ज्योग्राफी विद सौरभ। बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जो आप लोगों का एक पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं उसको काफ़ी हद तक देखा है, उनसे कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखा ही होगा। और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस यूट्यूब चैनल को एक एजुकेशनल पर्पस तक ही रखूं, ताकि आप लोग जब भी कभी पढ़ने के बारे में सोचें तो आपके जहन में सबसे पहला अगर ज्योग्राफी के चैनल का नाम आए तो वो मेरा चैनल होना चाहिए। बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये चैनल और अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो लाता रहे। चलिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, बहुत जल्द मेरा ये ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि ग्रेजुएशन के 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड है। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग यहाँ से थी तो मैं पहले इसे एक बार ख़त्म करके फिर नेक्स्ट मेरा जो स्टेप रहेगा वो एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ रहेगा। मैं बहुत जल्दी एनसीईआरटी स्टार्टिंग फ्रॉम विद कोशिश करूँगा कि एक अच्छे स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि 6th ऑनवर्ड एनसीईआरटी जो है वो एक कॉमन हो जाती हैं। फिर मेरी कोशिश रहेगी कि 10th 11th एंड 12th की जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। मेरा मेन मोटो एनसीईआरटीज़ के साथ वीडियो बनाने का ये है ताकि एकेडमिक सेशन के साथ साथ जो हमारे कंपटीशन लाइन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इन यूट्यूब चैनल्स को है वो बेनिफिट के तौर पे देख सकें। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी वीडियोस को आप अपने डायरेक्ट लिंक आप लोगों को पाने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे और आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये चैनल और अच्छे से ग्रो कर सके। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सिलेबस के लास्ट यूनिट का टॉपिक सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, यानी कि महासागरीय जल के अंदर जो लवणता या तापमान पाया जाता है उसका ये जो पार्ट है, चैप्टर है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ वो टेम्परेचर का रहेगा। बच्चों, इस टेम्परेचर के सेक्शन को मैं थोड़ा अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये चीज़ जैसे ही टेम्परेचर की बात हमारे दिमाग में आती है, हमारे दिमाग में सबसे पहली पिक्चर जिसकी बनती है वो है सूर्य। हमारी पृथ्वी के ऊपर चाहे वो स्थल हो या जल, इसको एनर्जी देने का काम कौन करता है? सूर्य करता है। और सूर्य से जो ऊष्मा हमें निरंतर प्राप्त होती है उस पूरे प्रोसेस को सौर विकिरण कहा जाता है। सौर विकिरण के द्वारा जितनी भी एनर्जी पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी उस एनर्जी को अब्जॉर्व करती है। मैं पृथ्वी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें स्थल और जल दोनों आ जाते हैं। उस एनर्जी को जो पृथ्वी अब्जॉर्व करती है उसको जैसे जैसे शाम बढ़ती है, शाम के जस्ट बाद वो क्या करती है? एनर्जी को दोबारा रिलीज करती है। सूर्य से जो एनर्जी मिलती है सौर विकिरण के रूप में शॉर्ट वेव्स होती हैं, लेकिन जब पृथ्वी इस एनर्जी को रिलीज करती है वो लॉन्ग वेव्स में होती है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे ऊष्मा बजट देखा था पृथ्वी का, उसी प्रकार महासागरों में भी ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। परंतु इसके अंदर एक छोटा सा परिवर्तन, छोटा सा जो अंतर है वो ये है कि हमारी पृथ्वी के या किसी भी स्थल या जल के लिए जो सूर्य है वो ऊर्जा का एक लौता स्रोत है। जैसे ही सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो स्थल और जल दोनों पे वही इक्वली जाती है। परंतु स्थल का सबसे मेन फैक्टर क्या है कि चाहे वो सूर्य की किरणों का कितना भी अंश प्राप्त कर ले, वो केवल कुछ सेंटीमीटर मोटी परत ही जो है वो गर्म कर पाता है। आपने अमूमन कभी मई जून के महीने में अपने खेतों में या किसी खेत में जाकर देखा हो और कसी से किसी भी सेक्शन, किसी भी भाग की अगर आप मिट्टी निकालते हैं तो उसी हिस्से ही जितनी मिट्टी हमने निकाली है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो गर्म रहता है, जबकि इसके मिट्टी के अंदर की भागों की जो परतें हैं वो ठंडी होती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है वो धरातल के केवल कुछ सेंटीमीटर मोटी परत तक ही रहता है, उससे नीचे की परतों तक उसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा नहीं पहुंच पाता। इसी कारण जो हमारा स्थल भाग है वो बड़ी जल्दी गर्म और जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। परंतु इसके मुकाबले जब हम जल के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो सूर्य की किरणें जो हैं वो जल के अंदर 200 मीटर, हालांकि इसका जो प्रभावी क्षेत्र है वो केवल और केवल 20 मीटर का ही रहता है, यानी 20 मीटर तक तो सूर्य की किरणें जो हैं, प्रकाश जो है, ऊष्मा जो है वो आराम से प्रवेश कर जाती है। परंतु इसको एक ओवरऑल देखा जाए तो 200 मीटर की गहराई तक ये प्रवेश जो है वो संभव है। अब ये चीज आप समझिए, एक तो सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर मोटी परत को ही गर्म करना, एक 200 मीटर मोटी परत को गर्म करना, तो टाइम तो ऑब्वियस सी बात है उसको गर्म करने में ज्यादा लगेगा ही लगेगा। और यही कारण है कि हमारा जो जल क्षेत्र है वो सूर्य से प्राप्त होने वाले सौर विकिरण के द्वारा बड़ी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इसके साथ साथ महासागरीय जल में या किसी भी जल राशि के जल में संवहनीय धाराएं चलती रहती हैं। जैसे ही किसी सतह के ऊपर का जल का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, फिर वो क्या हो जाती हैं? वाष्पीकृत हो जाती हैं। जैसे ही ऊपर की परत जल की हट जाती है, नीचे से ठंडी जल की परतें जो हैं
उस जल का स्थान लेने के लिए ऊपर दौड़ती हैं। फिर सूर्य को वही काम दोबारा रिपीट करना पड़ता है कि ऊपर की परतों के तापमान को फिर बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन जो है वो निरंतर चलता रहता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जल जो है वो देर से गर्म व देर से ठंडा होता है। इसी विशिष्ट ऊष्मा के कारण जल जो है वो एक समान जलवायु यानी सम प्रकार की जलवायु को ही एक तरह से चिन्हित करता है। लेकिन जब हम स्थल भाग के बारे में बात करते हैं तो वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषम प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। सम जलवायु का मतलब होता है ना सर्दियों में ज्यादा सर्दी ना ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी। लेकिन विषम प्रकार की जलवायु का मतलब होता है गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। तो यह है एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि जो सौर विकिरण है वही जो है हमारे जल को गर्म करता है, और जैसे ही जल उस ऊष्मा को ग्रहण करता है शाम को फिर वो उस एनर्जी को जो है वो छोड़ देता है। जिस प्रकार हीट बजट, पृथ्वी का जो हीट बजट है उसमें निरंतर प्रतिदिन सुबह सूर्य की पहली किरण से लेकर लगभग दिन के 2 बजे तक पृथ्वी उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसके बाद क्या करती है? उस एनर्जी को छोड़ना शुरू कर देती है। और कब तक छोड़ती है? जब तक सूर्य पुनः एनर्जी को प्रदान करने के लिए नहीं आता। तो यही चीज है कि स्थल और वायुमंडल की भांति जो हमारा जल है यानी महासागरीय जल है उसके पास भी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? अकेला सन है। और सौर विकिरण से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उससे ही जल जो है वो गर्म होता है। और जैसे कि मैंने बताया जल का केवल ऊपरी भाग यानी कि कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर की जो परत है वही गर्म होती है। उसी जल को फिर महासागरीय जल जो है वो सर्कुलेट करके नीचे की परतों में पहुंचा देता है। महासागरीय जल का तापमान भी सदा एक जैसा नहीं रहता। मैंने जैसे कि बताया, मान लीजिए कोई महासागर खुला हुआ है, बहुत विशाल है और उसके आसपास कोई स्थल भाग नहीं है, तो उस पूरे महासागर का जो तापमान है वो एक जैसा पाया जाएगा। परंतु ये तो सतह हुई ऊपर की परत की बात। लेकिन अगर मैं महासागर के क्षैतिज के साथ साथ लंबवत तापमान के वर्गीकरण की भी बात करूं तो जैसे जैसे हम महासागर के नीतल में जाते हैं, यानी कि अगर मैं महासागरों के ऊपरी क्षेत्र से निचली परतों की तरफ प्रवेश करता हूं तो मान लीजिए यहां का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो गहराई के साथ साथ तापमान जो है वो कम होता चला जाता है। कुछ कुछ क्षेत्र तो ऐसे पाए जाते हैं जहां पर औसत यानी गहराई का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। बच्चों सबसे बढ़िया गुण देखो, आपको अब चीज समझनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। महासागर की ऊपर की परतें को आपस में और नीचे की परतों को जो है वो कोरिलेट करके देखिए। जैसा कि मैंने बताया कि 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है। इसका मतलब 200 मीटर की गहराई तक जो है ऊष्मा और तापमान जो है वो ऊंचे मिलेंगे, और उसके बाद का जो क्षेत्र होगा यानी उससे गहराई का जो क्षेत्र होगा वहां पर जो टेम्परेचर है उसमें कमी देखने को मिलेगी। पहली बात, ठीक है, कि गहराई के साथ साथ तापमान जो है वो गिरता चला जाता है। मान लीजिए ऊपर की परत का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे की परतों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। इसी क्षेत्र को, इसी की अन्य भागों के अगर बारे में हम बात करें तो ये तापमान का जो वेरिएशन है, ये जो अंतर है, जहां पर तापमान गिरना शुरू करता है उस परत को क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन। क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन। अब आता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि थर्मोक्लाइन लेयर क्या होती है? थर्मोक्लाइन लेयर बच्चों वो लेयर होती है, एक आर्टिफिशियल लेयर है, कोई रेखा नहीं है, एक ऐसी रेखा जब महासागरों का जल औसत के तापमान से नीचे गिरना शुरू कर दे, ठीक है, और गिरता हुआ वो कहां तक पहुंच जाए कोई सीमा नहीं है, चाहे वो 0 डिग्री तक भी हो सकता है, 1 डिग्री तक भी जा सकता है, या किसी भी क्षेत्र तक वो प्रवेश कर सकता है। 200 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं फोटोइक जोन, ठीक है, जहां तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है। उसके अंदर का भाग जहां तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता, उस परत के बाद जो दूसरा मंडल है वो अफोटोइक जोन कहलाता है, ठीक है। एक होता है फोटोइक यानी कि 200 मीटर की गहराई तक, और 200 मीटर से गहरा जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता उसे हम क्या कहते हैं? अफोटोइक यानी कि अंधकारमय क्षेत्र। तो एक चीज आपने देखी कि ऊपर की परतों का तापमान जो है वो ज्यादा, नीचे की परतों का तापमान कम होता है। फिर ये अन्य विशेषताओं के साथ भी इसकी जो एक लिंक है वो भी हम देखेंगे कैसे, कि आगे आगे। सबसे बड़ी बात यही है कि महासागरों का जो तापमान है वो सदा एक जगह एक जैसा नहीं रहता। और अगर मान लीजिए मैं क्षैतिज वितरण के बारे में बात करूं तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ने के कारण महासागरीय जल के ऊपर की परत का तापमान ऊंचा होता है। बच्चों शब्द ध्यान से सुनना, मैं रिपीट वो बहुत तेज नहीं बोल रहा हूं, कि सतह के ऊपर की जल का परत का जो तापमान है ना,
मान लीजिए ये समुद्र है मेरा सारा क्षेत्र, अगर ये उसके ऊपर की सतह है तो सूर्य के प्रकाश से इसका तापमान ऊंचा होता है भूमध्य रेखा पर, लेकिन उसके नीचे की परतों का तापमान भी बहुत ज्यादा कम नहीं होता। परंतु अगर मैं ध्रुवीय क्षेत्र पर चला जाऊं जहां पर सूर्य का प्रकाश ऊपर की परतों तक भी नहीं पहुंचता, तो वहां का तापमान 1 डिग्री, 2 डिग्री या 5 डिग्री, लेकिन नीचों की परतों का तापमान क्या होगा, 0 डिग्री, -डिग्री, -1 पॉइंट या फिर माइनस उससे भी ज्यादा। तो ये अंतर है कि जैसे कि यहां पर लिखा है ना कि एक जगह का मतलब अगर आप भूमध्य रेखा क्षेत्र पर हैं तो सतह का तापमान ऊंचा होगा, ध्रुवों की ओर जाते हुए तापमान उत्तरोत्तर कम होता चला जाता है, सदा एक जैसा नहीं रहता। अगर आप गर्मी के मौसम में हैं, सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त होता है जिससे ऊष्मा की प्राप्ति ज्यादा होती है, तापमान ऊंचे रहते हैं। लेकिन अगर आप ध्रुवीय क्षेत्र पर देखें तो वहां पर गर्मियों में भी औसत तापमान लगभग 1 से 2 डिग्री के आसपास होते हैं। ठीक है, तो एक जैसा नहीं रहता बल्कि बदलता रहता है। और तापमान में यह अंतर क्षैतिज दिशा में भी अलग होता है, परंतु लंबवत दिशा के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसे कि मैंने औसत बताया कि मान लीजिए आप भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर हैं तो मान लीजिए औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वो गिरता हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महासागरीय जल जो है वो अन्य प्रकार से भी थोड़ा सा जो है वो परिवर्तित होता है। इसके अंतर्गरण के कारण जो एक संचरण है, एक सर्कुलेशन है, वो पैदा होते हैं। जब तापमान में अंतर होता है तो उससे तरंगें पैदा होती हैं, धाराएं उत्पन्न होती हैं, और वही धाराएं जो है वो स्थलखंड या खनिज संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। जैसे समुद्री लहरें पैदा होती हैं, धाराएं उत्पन्न होती हैं। धाराएं मैंने आपको समझाई भी हैं, आगे भी चैप्टर में आएंगी। महासागरीय जल का तापमान और धाराएं, उनका परिवहन न केवल समुद्री जीवन के लिए उपयोगी है बल्कि वनस्पति, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को बताया है कि मत्स्य उत्पादन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे मानव जनजाति के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, 2 विपरीत गुणों वाली धाराओं को, वायु राशियों को, धाराओं को आपस में मिलना होगा। एक गर्म जलधारा होगी, एक ठंडी जलधारा होगी। जब दोनों जलधाराएं आपस में मिलेंगी वहां पर कोहरे का निर्माण होगा। जैसे ही कोहरे का निर्माण होगा वहां पर प्लैंकटन ज्यादा होंगी। प्लैंकटन का मतलब है समुद्री वनस्पति। अगर समुद्री वनस्पति यानी प्लैंकटन ज्यादा होगा तो वहां पर मत्स्य उत्पादन भी ज्यादा होगा। और इसके अलावा कुछ एक तटवर्ती क्षेत्र हैं जो स्थलीय भाग हैं, उसके भी जलवायु पर काफी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर वहां पर जलवायु समुद्र के प्रभाव में है तो सम होगी, यानी कि ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा। और अगर जल राशि से दूर है, आंतरिक भाग है किसी स्थल भाग का, तो विषम जलवायु यानी गर्मी ज्यादा और सर्दी भी ज्यादा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आते हैं कि महासागरों का जो जल है वो किस किन प्रकारों से, किन किन विधियों के द्वारा गर्म या ठंडा होता है। सबसे पहले सौर विकिरण का अवशोषण। जैसा कि मैंने आपको उस डायग्राम के अंदर बताया है कि सूर्य के प्रकाश से जब एनर्जी अब्जॉर्व की जाती है तो ऊपर की परतों का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी सौर विकिरण का अवशोषण। तो सौर विकिरण के अवशोषण से जो तापमान किसी जल राशि का बढ़ता है वो प्रत्यक्ष गर्म होना कहलाता है। सूर्य की किरणों से काफी गहराई तक पहुंचकर, काफी गहराई का मतलब 200 मीटर मैक्सिमम, काफी गहराई का मतलब किलोमीटर्स में नहीं है बच्चों। तो ये समुद्री जल को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। तो जैसे जैसे ये समुद्री जल को गर्म करती हैं उसके बाद सूर्य तप जो है वो अधिक प्राप्त होता है। फिर दूसरा जो रूप है वो है पृथ्वी के आंतरिक भाग। हम अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में एनर्जी जो है वो ज्यादा भरी होती है। और जब मैंने आपको अंध महासागर की कटक के बारे में बताया था तब ये बताया था कि महासागर का जो नीतल है वहां पर निरंतर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। उस ज्वालामुखी क्रियाओं से गर्म मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है और उसके सतह के पास जो जल है उसके तापमान को थोड़ा बढ़ा देता है। परंतु ये चीज जो है वो बहुत कम है क्योंकि गहराई ज्यादा होती है, उस तपन का या उस तापमान का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो पृथ्वी के तप्त आंतरिक भाग से महासागरीय नीतल से भी उष्मा जो है वो प्रवेश करती है, यानी नीतल से भी उष्मा जो है वो महासागरों में आती है, परंतु वो जल को गर्म तो करती है, उसका जो स्रोत है, उसका जो प्रभाव है वो लगभग नगण्य होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आते हैं, ये तो गर्म हुआ, एक प्रत्यक्ष रूप से हुआ जो कि सूर्य से हुआ और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप यानी कि पृथ्वी के द्वारा हुआ। अब बात करते हैं कि वो ठंडा किस प्रकार से होता है। ठंडा होने के लिए मैं आपको 3 डायग्राम आपको समझाता हूं। पहला है विकिरण, फिर संवहन और फिर है वाष्पीकरण। तो बच्चों ये सिंपल सी बात है, सौर विकिरण के द्वारा या जो हमारा एनर्जी सोर्स है उससे जब हम प्रकाश प्राप्त करते हैं तब हमारा तापमान जो है वो बढ़ जाता है। परंतु मैंने आपको बताया कि सूर्य से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है उस एनर्जी को प्राप्त करके सागर क्या करते हैं, जल राशियां क्या करती हैं, एक निश्चित समय के बाद उसे वापस छोड़ना शुरू करती हैं। जैसे पृथ्वी
दिन भर 2 बजे तक एनर्जी को अब्जॉर्व करती है और 3 बजे के बाद उसे छोड़ना शुरू कर देती है, यानी कि उसके बाद वो ठंडा होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से जो विकिरण है विकिरण से गर्म होती है और जब वो स्वयं छोड़ता है तो उस विकिरण के द्वारा, यानी कि जो एक जल राशि के द्वारा जाने वाला विकिरण है, उससे टेम्परेचर जो है वो कम होते हैं, यानी कि जो तापमान है वो ठंडा होता है। फिर उसके बाद एक बताया हुआ पॉइंट कि हमारा जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण समझा देते हैं, संवहनीय धाराओं के बारे में भी जो है डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा की वजह से ऊपर की जो परत है उसका तापमान बढ़ जाता है, और जैसे तापमान बढ़ता है तो वो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस। वाष्पीकरण, एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण द्रव का गैस के रूप में परिवर्तन होता है। जब द्रव गैस के रूप में परिवर्तन होता है तो वो गैस हल्की होकर वायुमंडल की तरफ जाती है, यानी कि वो ऊपर की जो परत थी उसके तापमान के बढ़ने से वो अब किस में परिवर्तित हो गई है, गैस में, और गैस में परिवर्तित होने के बाद वो कहां चली गई, वायुमंडल में। तो यानी यहां से जो जल हट गया, अब नीचे से ठंडी परतों का जो जल है वो ऊपर की तरफ भागता है। जैसे ही ठंडी परतों का जल ऊपर आता है, महासागरों की सतह का जो तापमान है वो कम हो जाता है। सिंपल, तो यही चीज है। अब आते हैं संवहनीय धाराओं में। जब ये महासागर की जल जो है ठंडी परतें ऊपर की तरफ भागती हैं तो कई बार क्या होता है, ये जो गर्म जल है वाष्पीकृत होने के कारण कुछ भाग ऊपर चला जाता है और कुछ भाग जो है वो नीचे की परतों की तरफ दौड़ता है, जिसकी वजह से एक सर्कल पैदा होता है। इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, संवहनीय धाराएं। ये जो संवहनीय धाराएं हैं ये भी महासागर के लंबवत यानी कि आंतरिक भागों तक तापमान के एक बैलेंस बना के रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसलिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले विकिरण, फिर है संवहन और तीसरा है वाष्पीकरण। तो इन तीनों विधियों के द्वारा हमारा जो महासागर का जल है वो ठंडा होता है। अब आते हैं महासागरों के जल का क्षैतिज वितरण। एक एक पॉइंट्स को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात बच्चों, जब भी क्षैतिज शब्द के बारे में आप सुने ना, चाहे वो आपके तापमान का क्षैतिज वितरण हो, वायु दाब का क्षैतिज वितरण हो, महासागरीय जल के तापमान का क्षैतिज वितरण हो, महासागरीय जल की लवणता का क्षैतिज वितरण हो, आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए सोचिएगा कि क्षैतिज का मतलब होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। यानी जैसे ही आप भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर जाएंगे, उस प्रभाव को हम जिस विधि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो हमारे क्षैतिज वितरण होता है। और लंबवत होता है हमारा ऊंचाई या गहराई। अगर वायुमंडल के बारे में बात करते हैं तो ऊंचाई लंबवत है, और अगर आप महासागरीय के बारे में बात करते हैं तो गहराई लंबवत है। क्लियर है? तो क्षैतिज का मतलब है 0 से 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण। तो 0 से 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बारे में जो डायग्राम है वो एक बार आप देख लो कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। 0 डिग्री, 20-20 डिग्री का अंतराल ले लेते हैं, 20, 40, 60 और अंत में रहेगा हमारा 90 डिग्री। बच्चों ये नॉर्थ और साउथ मैं दोनों लिख रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात, अगर मैं 0 डिग्री भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर हूं तो यहां पर सूर्य की किरणों का प्रभाव कैसा है, लगभग सारा साल सीधे, और इसका प्रभाव जो है ध्रुवों की ओर जाते जाते यानी सूर्य की किरणों का तिरछापन जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा घटती चली जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तो क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणों का प्रभाव सीधा पड़ रहा है, तापमान ज्यादा है, ऊष्मा ज्यादा प्राप्त हो रही है, इसके लिए सतह का जो तापमान है वो ऊंचा होगा, यानी कि लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे ही महासागरीय जल का शिफ्टिंग होगा, यानी कि 20 डिग्री उत्तर व दक्षिणी क्षेत्र में यदि जो कोई महासागर उपस्थित है तो वहां पर सूर्य की किरणों का सापेक्षिक झुकाव कम होगा, जिसके चलते तापमान में भी कमी जो है वो देखी जाएगी। फिर जब ये 40 डिग्री पे शिफ्ट होगा तो और तापमान कम हो जाएगा, 60 डिग्री पे जाएगा तो और कम हो जाएगा, और जब 90 डिग्री पे आएगा तो -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जहां पर बर्फ जमी रहे। तो ये क्षैतिज वितरण है कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान उत्तरोत्तर कम होता चला जाता है, चाहे वो स्थल भाग हो या जल भाग हो। स्थल और जल में सिर्फ इतना प्रभाव है कि स्थल भाग ज्यादा ठंडा होता है और जल भाग थोड़ा
कम ठंडा होता है। अगर मैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बात करूं स्थल खंड की, तो वहां तक जाते जाते -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्योंकि महासागरीय या सागरों की एक खास विशेषता है कि वो देर से गर्म व देर से ठंडे होते हैं, इसकी वजह से ध्रुवीय क्षेत्र का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा कम ना होकर एक हिमांक बिंदु के आसपास तक बना रहता है। तो क्षैतिज वितरण के बारे में यही है, एक जनरल तरीके से मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, भूमध्य रेखा पर महासागरीय सतह का तापमान ऑलमोस्ट सर्वाधिक होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमिक ढंग से कम होता चला जाता है। फिर 20, 40, 60 डिग्री का एग्जाम्पल लेके दिया हुआ है, 22, 14 और 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास जो तापमान है वो हिमांक के आसपास माइनस के अंदर पहुंच जाता है, यानी -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब आते हैं हमारे एक और जो एक छोटा सा डायग्राम है उसकी तरफ। यह है हमारा, अगर मान लीजिए मैंने इसको उत्तरी ध्रुव के हिसाब से बनाया है, तो यहां पर अगर मैं 90 डिग्री नॉर्थ साउथ लिख देता हूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये दक्षिणी ध्रुव के बारे में या दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात हो रही है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थल भाग ज्यादा है और जल भाग कम है। इसका मतलब कि यहां पर जो प्रभाव है वो स्थल भाग का ज्यादा रहेगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा है और जो लैंड कंटेंट है यानी स्थल भाग है वो कम है। इसका मतलब कि यहां पर जो जल का प्रभाव है वो ज्यादा रहेगा। स्थल का प्रभाव क्या है? विषमताएं पैदा करना। और जल का प्रभाव क्या है? समानताएं पैदा करना। इसका मतलब कि यहां पर स्थल का तापमान विषमताएं पैदा करेगा, यानी कि औसत तापमान ऊंचा होगा, क्योंकि जल का तब प्रभाव है समानताएं पैदा करना और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जल भाग ज्यादा है, इसलिए तापमान जो है वो उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले कम होंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को ना पता हो। तो यही उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी गोलार्ध का 16 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा अधिक होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध का दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले ऊंचा होता है। उसका रीजन यही है कि वहां पर जल व स्थल का वितरण जो है वो अलग अलग है। उत्तर तापमान भूमध्य रेखा पर नहीं बल्कि थोड़े सा उत्तर में पाया जाता है। यह भी एक कंसेप्ट है कि अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तर के क्षेत्र में चलते हैं तो 5 से 10 डिग्री यानी 0 से 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है वहां पर तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। उसका रीजन यह है क्योंकि भूमध्य रेखा पर निरंतर वर्षा होती है। अब वर्षा होगी कब? जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और अगर वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो सतह के ऊपर का जो गर्म जल है वो तो उड़ गया हवा में, लेकिन नीचे की ठंडी परतें ऊपर आ जाती हैं। यानी ज्यादा वर्षा, ज्यादा वाष्पीकरण, ज्यादा संघनन, ज्यादा वर्षा के कारण भूमध्य रेखा पर बहुत ज्यादा तापमान नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा सा अगर उत्तर या दक्षिण में जाएंगे वहां पर सर्वाधिक तापमान जो है वो दर्ज किए जाते हैं। उसके अलावा प्रचलित पवनें, समुद्री धाराएं भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रभाव डालती हैं और हमारे जल के तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं स्थल व खंड, अब आते हैं हमारे कुछ एक कारक, जिन कारकों के चलते हमारा जो महासागरों का जल है वो प्रभावित होता है या उसको किस प्रकार से कौन कौन से कारक जो हैं वो नियंत्रित करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात जो मैंने बताई वो है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में अब आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट 1 मिनट पहले आपको बताया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर 0, 20, 40, 60, 90 जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हो तापमान उत्तरोत्तर कम होता चला जाता है। उसका कारण है सूर्य की किरणों का प्रभाव, सूर्य तप की प्राप्ति में कमी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर सूर्य तप की अधिक प्राप्ति, तापमान ऊंचे, इसलिए सतह का जल तापमान अधिक प्राप्त करता है। ध्रुवीय क्षेत्र पर सूर्य की किरणों का सापेक्षिक झुकाव बढ़ता चला जाता है, सूर्य तप की प्राप्ति कम, तापमान जो है वो काफी कम मिलते हैं। सो भूमध्य रेखा पर काफी लंबवत किरणें पड़ती हैं, ध्रुवों की ओर तिरछापन जो बढ़ता चला जाता है। महासागरीय जल का औसत वार्षिक तापमान जो है वो अधिक मिलता है और ध्रुवों पर यह तापमान जो है वो कम होता है। औसत वार्षिक तापमान आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। औसत वार्षिक तापमान, जैसे अगर मैं स्थल भाग के बारे में बात करूं, अगर मैं लैंड सरफेस के बारे में बात करूं, तो सबसे जो ठंडा महीना होता है वो कौन सा होता है? जनवरी। और सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जुलाई। ठीक है, लेकिन अगर मैं वाटर कंटेंट के बारे में बात करूं, यानी कि जल राशि के बारे में बात करूं, तो सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? फरवरी। और सबसे गर्म महीना अगस्त। वेरी राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई। अब अगर मैं धरातल का औसत वार्षिक तापमान बताऊं तो सबसे ज्यादा तापमान जुलाई में
और सबसे कम जनवरी में। तो इन दोनों के बीच का अंतर। अगर मैं जल राशि के औसत वार्षिक तापमान के बारे में बात करूं, सबसे गर्म अगस्त, सबसे ठंडा फरवरी, तो इन दोनों के बीच का अंतर। तो ये होता है हमारा बेसिकली औसत वार्षिक तापांतर या तापमान में अंतर। तो ध्रुवों की ओर जाते हुए ये कम, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या है, गर्मियों में भी तापमान ऊंचा अलग होता है, सर्दियों में काफी अंतर होता है। तो इस वजह से जो औसत वार्षिक तापांतर है, तापमान में अंतर है, वो काफी अधिक मिलता है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र पर सर्दियां भी उतनी ही ठंडी रहती हैं और गर्मियां भी लगभग उतनी ठंडी रहती हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर जो है वो देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर मैं ऋतुओं के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया, गर्मियों में अंतर ज्यादा और सर्दियों में अंतर थोड़ा कम। अब वही चीज यहां पर जो है वो पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन की गई है कि भूमध्य रेखा पर महासागरीय जल का औसत तापमान 26 डिग्री, 20 डिग्री पर 23, 40 पे 60 और 60 पे 1। ऐसे ही 0 डिग्री का समताप रेखा भूमध्य ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर काफी टेढ़ा मेढ़ा है। समताप रेखाएं आइसोप्लेथ लाइन है, यानी कि एक समान तापमान। अगर मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर आपको 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाना है, तो वो रेखा जो इन सारे क्षेत्रों को आपस में मिलाएगी वो 15 डिग्री की समताप रेखा कहलाएगी। ठीक है, होती क्या है ये आइसोप्लेथ लाइन, और आइसोप्लेथ लाइन जब तापमान पर आधारित होती हैं तो समताप रेखाएं आइसोथर्म्स कहलाती हैं। राइट, तो आप चलते हैं प्रचलित पवनों के बारे में। बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है बच्चों, बड़ा मजेदार है। प्रचलित पवनें। अब प्रचलित पवनें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 3 प्रकार की प्रचलित पवनें हैं। पहला यानी जो हमारी पूर्वा पवनें हैं या सन्मार्गी पवनें हैं, फिर आती हैं पछुआ और फिर होती हैं ध्रुवीय। अब देखिए क्या है, सबसे पहले आप लोगों को यह चीज ध्यान में रखनी होगी कि मान लीजिए ये एक जल राशि है, ठीक है, ये है हमारी 0 डिग्री, ये है हमारी 23.5 डिग्री, ऐसे ही यहां पर है हमारी 23.5 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका प्रभाव देखो, यहां पर जो पवनें चलती हैं, मैं मोटा मोटा समझा रहा हूं, हालांकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, तो वो समझाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इस मोटे मोटे तौर पे समझे तो सन्मार्गी पवनों का क्या है कि आपकी जो दिशा है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम है। एक मोटे तौर पे समझा रहा हूं, हालांकि उसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। फिर बता रहा हूं, कभी आप बाद में ये कहो बच्चों के सर आपने ये क्या बताया, हमें तो कुछ और पता है। मुझे उसकी डायरेक्शंस आपको अच्छे से ज़्यादा समझाई भी हुई हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे समझा रहा हूँ। तो अब क्या है, जब ये व्यापारिक पवनें चलती हैं तो व्यापारिक पवनें पूर्वी क्षेत्र पर काफ़ी शक्तिशाली हैं। वो क्या करती हैं, यहाँ के जल को विस्थापित कर देती हैं। मतलब हवाएं क्या करती हैं, अपने साथ जल को आगे की तरफ बहाकर ले जाती हैं। क्योंकि ये ऊपर की परतों का जल तापमान जो है वो ऊंचा रखता है, तापमान गर्म होता है, यहाँ पर गर्म क्षेत्र पाया जाता है। तो फिर क्या होता है, ये सन्मार्गी पवनें यहाँ के जल को आगे यानी पश्चिम की तरफ जो है वो बहा लेती हैं। जैसे ही यहाँ से गर्म जल हटता है, नीचे से ठंडा जल इसकी जगह लेने के लिए ऊपर की तरफ दौड़ पड़ता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो तापमान जो है वो कम और पश्चिमी क्षेत्र पर तापमान जो है वो ऊंचे होंगे। बात समझ में आई है। सन्मार्गी पवनें यानी प्रचलित पवनें क्या करती हैं, जिस तट से एंटर करती हैं उसके जल को उठाकर आगे लेती हैं। एक बात बताऊं बच्चों, महासागरीय जल पर जो तरंगें, जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, उनके पीछे प्रचलित पवनों का या पवन तंत्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि वही उसको आगे की तरफ धकेलती हैं। जल स्वयं आगे नहीं होता है। एक होती है तरंग, एक होती है धारा। बच्चों, तरंग का मतलब होता है ऊपर नीचे। जल केवल जब ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का आगे पीछे का विस्थापन नहीं होता, लेकिन जब वो आगे पीछे विस्थापित हो जाती हैं तब वो क्या करती हैं, धाराओं का रूप ले लेती हैं। ये चीज आपको समझनी है। वेव्स और करंट में थोड़ा सा फर्क होता है। तो यहां पर जो ये जल है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है, उसकी वजह से गर्म जल आगे चला जाता है, नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से पूर्वी क्षेत्र पर, अगर सन्मार्गी पवनों के बारे में बात कर रहे हैं तो पूर्वी क्षेत्र पर जल का तापमान कम और पश्चिमी क्षेत्र पर तापमान ज्यादा। इसके विपरीत जब पश्चिम से पूर्व पवनें बहती हैं तो वो क्या करती हैं, जल को पश्चिम से पूर्व धकेल देती हैं। इसका मतलब पछुआ पवनों के क्षेत्र में जब पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर तापमान ज्यादा, और पूर्वी क्षेत्र पर यहां पर तापमान कम, बिल्कुल सही है, और जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर तापमान जो है वो ऊंचे पाए जाते हैं। यही चीज उस पॉइंट में समझा रहा है कि प्रचलित पवनों में किस प्रकार से वो कार्य करती हैं।
स्थल से जल की ओर बहने वाली प्रचलित पवनें जल के तट की ओर बहाकर ले जाती हैं। हटे हुए जल का स्थान लेने के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है, परिणाम स्वरूप जल का तापमान कम हो जाता है। उत्तरोत्तर अगर हम सन्मार्गी पवनों के बारे में बात कर रहे हैं तो महासागर के पूर्वी तटों पर समुद्र जल का तापमान कम, जैसे कि मैंने बताया, और पश्चिमी तट पर जल का तापमान जो है वो अधिक। अगर पछुआ पवनों के बारे में बात करें तो एडवर्स, यानी कि पश्चिमी तटों पर जल का तापमान कम और पूर्वी तटों पर जल का तापमान अधिक हो जाता है। ये शिफ्टिंग रहती हैं। फिर आते हैं महासागरीय धाराएं। कुछ एक महासागरीय धाराओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये काफी इजी है। महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं बच्चों, एक गर्म और एक ठंडी। कुछ एक नाम है जो आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं अच्छे से बता दूंगा। और जैसे कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गर्म स्ट्रीम की जो जलधारा है वो मैक्सिको की खाड़ी में चलती है और मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर वो न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक जाती है। तो जैसे ही गल्फ स्ट्रीम की जलधारा मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक जाती है, वो प्रकृति में गर्म होती है और गर्म होने के चलते वो जिस जिस जल राशि के पास से होकर गुजरती है उस जल राशि के तापमान को बढ़ा देती है। और यही गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब लैब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा से मिलती हैं तब ये एक प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्वे और पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है वहां के तापमान को भी ये बढ़ा देती हैं। ठीक है। इसके विपरीत जो लैब्राडोर से आने वाली ठंडी जलधारा है वो क्या करती हैं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो क्षेत्र होते हैं उसके तापमान को काफी हद तक हिमांक तक पहुंचा देती हैं। तो ठंडी और गर्म जलधारा का सिंपल सा कंसेप्ट है। जो गर्म जलधारा है जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से आ रही है वो तापमान को बढ़ा देती है। वो जलधारा जो उच्च अक्षांशों से आती है प्रकृति में ठंडी है, तापमान को गिरा देती है। फिर है जो समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव। जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, अगर कोई महासागर, सिर्फ दो एग्जांपल्स ले लेते हैं कि अगर कोई महासागर खुला हुआ है जैसे कि हिंद महासागर, तो उसका औसत तापमान जो है वो काफी अलग होगा, यानी कि अंतर पाया जाएगा। अगर कोई सागर, कोई जलराशि, लाल सागर ले लेते हैं, हालांकि इन दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन है। लाल सागर हिंद महासागर के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन लाल सागर स्थल भाग से घिरा हुआ है तो उसके तापमान में अंतर ज्यादा होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा ऊंचे तापमान भी मिलते हैं, कम भी मिलते हैं। लेकिन उसके विपरीत हिंद महासागर का तापमान ऑलमोस्ट समान होता है। तो ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। खुले महासागरों में तापमान एक जैसे और आंशिक या पूर्ण रूप से घिरे हुए सागर या महासागरों, हालांकि महासागर कोई भी आंशिक रूप से घिरा हुआ नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हो कि जैसे हिंद महासागर उत्तरी ध्रुव से या उत्तरी क्षेत्र से बाधित है तो वहां का तापमान जो है वो ऊंचा, और अगर दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात करूं तो हिंद महासागर का तापमान समान होता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप लोगों को मैं जानता हूं कि ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं, उसे समझ लोगे। तो ये जैसे कि है निकटवर्ती स्थलखंड है तो ठंडे, भूमध्य क्षेत्र है तो अलग। अब आते हैं इसमें लवणता की तरफ, यानी कि जो लवणता है वो किस प्रकार से तापमान को परिवर्तित करती है। एक रिलेशन है बच्चों, उसको लिख लो कि अगर सैलिनिटी डायरेक्ट ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी का डायरेक्ट रिलेशन है ऊष्मा के अवशोषण से या टेम्परेचर के अधिक होने से। अगर सैलिनिटी ज्यादा है, जो जल का घनत्व ज्यादा है, अगर ज्यादा घनत्व वाला जल सूर्य से जो ऊष्मा आती है ना उसको ज्यादा अवशोषित करता है। ठीक है। अगर कम लवणता है, जल ज्यादा घनत्व वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, कम एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। बस सिंपल सा है। यानी सैलिनिटी का टेम्परेचर के साथ सीधा रिलेशन है। जितनी सैलिनिटी ज्यादा होगी उस जल के तापमान भी उतना ही ज्यादा होगा। अब सैलिनिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर ऑब्वियस बात है कि इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है ना। तो ये चीजें रिलेटेड होती चली जाएंगी, मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। प्राय अधिक लवणता वाला जो महासागरीय जल है ऊष्मा का ग्रहण भी अधिक करता है और उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब सैलिनिटी और उसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसके विपरीत जो कम खारा जल है वो ऊष्मा का ग्रहण भी कम करता है, यानी वो ठंडा रहता है। फिर आते हैं प्लावी हिमखंड है, आइसबर्ग या आइस फ्लोस होते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे दोनों ही ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सागर हो, ग्रीनलैंड हो, या दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप हो, उन दोनों ही क्षेत्रों से बड़े बड़े हिमखंड जो हैं वो जल के ऊपर आकर तैरते हैं। अब ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब बर्फ महासागर या किसी सागर के जल के ऊपर तैरेगी तो उस क्षेत्र, उस सागर के ऊपर की परत के तापमान को कम कर देगी, लेकिन नीचे की परतों का तापमान जो है वो ऊंचा बना रहेगा। यानी कि जो हिमखंड हैं वो भी हमारे तापमान को कम या ज्यादा करने का काम करते हैं। और ये सबसे ज्यादा प्रभावी जो है हमारे प्रशांत महासागर, अंध महासागर में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अंध महासागर तो इनसे काफी हद तक जो है वो परिवर्तनशील जो है वो रहता है।
इसके अलावा बच्चों महासागरीय जल में तापांतर, बच्चों तापांतर मैंने आप लोगों को बता दिया है। बेसिकली क्या होती है, एक रेंज होती है मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में। तो इस जो तापांतर है इसको समझने के लिए हम अच्छे से जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जल राशि होती है उसका सबसे गर्म महीना जो है वो स्थल राशि के एक महीना आगे रहता है, यानी कि फरवरी और अगस्त। तो अमूमन जो है महासागरीय जल एक ओवरऑल कंसेप्ट के रूप में देखें ना, तो महासागरीय जल का सतह तापमान जो है वो लगभग तापांतर उसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर जो है अलग अलग क्षेत्र के बारे में बात करें, जैसे एक खुले महासागर एक आंशिक रूप से बाधित, और एक गर्मी के या सर्दी की ऋतु के बारे में बात करें तो ये कुछ एक कारक हैं जो तापांतर को प्रभावित करते हैं। इसी बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है जब स्थलखंड अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होते हैं व धीरे ठंडे होते हैं। इसके अलावा एक दिन में अमूमन जानते हैं कि 24 घंटे में दिन गर्मी और रात की जो ठंडक है वो भी समुद्री जल के तापमान में कोई खास फर्क जो है वो नहीं डालती। परंतु जो परिवर्तन करने वाला कारक है वो है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन के साथ भी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं अंतर हम दोनों तापमान में यानी अधिकतम और न्यूनतम में देखते हैं। यही चीज है कि अमूमन सागरीय जल का उच्चतम जो वार्षिक तापांतर है, सबसे ऊंचा तापमान अगस्त और सबसे न्यूनतम तापमान फरवरी, यह स्थल के मुकाबले एक महीना ऊंचा होता है। उसका रीजन होता है क्योंकि जल के आंतरिक परतों तक उस तापमान का जो सर्कुलेशन है उसमें समय लगता है, और उस समय को ही पूरा करने का जो काम है वो ये समय एक महीने का जो अंतर है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यही चीज है, इन दोनों महीने के औसत तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर ही हम कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मौसमी तापांतर। तो इन दोनों के अलावा हमने देखा कि कहीं ना कहीं और दूसरे कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि अक्षांश रेखाएं। अगर मैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बारे में बच्चों बात करूं तो ऊपर की सतह का जो तापमान है वो ऊंचा रहता है, लेकिन क्योंकि वो प्रवेश काफी आंतरिक परतों तक जो है प्रकाश कर जाता है तो आंतरिक परतों में भी जो तापमान है वो ऊंचे ही बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में बात करूं तो वहां का जो तापांतर है वो बहुत कम होता है, क्योंकि गर्मियां भी उतनी ठंडी हैं, लगभग सर्दियां भी उतनी ठंडी हैं। तो तापांतर को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक क्या रहा, ऋतु। ठीक है, और दूसरा जो परिवर्तन करने वाला कारक रहा वो क्या था, हमारा अक्षांश रेखाएं। इसके अलावा हमारी मुख्य तीसरी जो प्रभाव है वो कौन उत्पन्न करता है, पवन की पेटियां। क्योंकि पवन की पेटियां जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई सन्मार्गी पवन क्षेत्र में जल राशि है तो पूर्वी तट पर तापमान जो है वो कम, लेकिन अगर वो पश्चिमी क्षेत्र पर उन्हें बहा कर ले जाती है तो वहां के तापमान को बढ़ा देती है। इसके अलावा जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है आंशिक रूप से सागर का बाधित होना। अगर खुला सागर होगा तो बहुत ज्यादा तापांतर नहीं होगा, अगर स्थल भाग उसके आसपास होंगे तो स्थल के प्रभाव से तापांतर जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों को आप अच्छे से देख सकते हैं, इन चारों के आधार पर ही ये हमारा मेन फैक्टर है। फिर आते हैं उसका लंबवत। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, पूरा सेक्शन एक तरफ, ये अकेला एक तरफ, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो लंबवत अंतर है, अब तक हम देख रहे थे क्षैतिज का मैंने बताया था ना कि क्या है, जैसे ही क्षैतिज वितरण आपके दिमाग में आए तो आंख बंद कर लीजिएगा, 1 सेकंड के लिए सोचिएगा और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर दीजिएगा। अगर मैं लंबवत के बारे में बात करूं और वायुमंडल के बारे में बात करूं तो ऊंचाई, और महासागरों के बारे में बात करूं तो गहराई, ये हमारे वितरण को प्रभावित करती हैं। अब जब हम महासागरों के बारे में बात कर रहे हैं तो गहराई आ जाएगी, और गहराई के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि महासागरों के जल में सूर्य से आने वाला प्रकाश बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जाता, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है 20 मीटर तक, और 20 मीटर के बाद जहां तक उसका आंशिक प्रभाव होता है वो 200 मीटर तक, यानी सूर्य का प्रकाश 200 मीटर तक की गहराई तक महासागर के जल को गर्म करता है। अब उसके नीचे की परत के बारे में क्या, मैंने आपको बताया कि 200 मीटर से गहरी जो परत है उस परत को हम अफोटोइक जोन कहते हैं, और वो परत यानी वो रेखा जहां से तापमान गिरना शुरू करता है उसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं ये क्या समझाते हैं। वहां से महासागरीय जल की सतह पर सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, कहने की बात है, हम जानते हैं, इसलिए महासागरों पर सर्वाधिक जो तापमान है वो ऊपरी सतह पर ही रहता है। सतह के नीचे से गहराई पर जाने पर तापमान जो है वो घटता चला जाता है, परंतु इसकी दर सभी जगह पर एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे कारण हैं, स्थल भाग के अलावा कोई हिमखंड आ गया, हिमखंड के बाद कोई नदी है जो वहां पर जल डालती है, बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन फिर भी उसका मैक्सिमम जो प्रभाव है वो 200 मीटर की गहराई से आगे नहीं होता, और मैक्सिमम टू अच्छे से अच्छा प्रभाव 20 मीटर। तो एक ऐसी रेखा
वो परिच्छेदिका जो इन दोनों के बीच में एक सीमा बनाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं। किस रेखा को? वो रेखा जहां से सतह के जल, मान लीजिए उसकी सतह का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री के बाद जब इमीडिएटली तापमान गिरना शुरू होगा, उस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? थर्मोक्लाइन रेखा। ठीक है। और ये थर्मोक्लाइन रेखा 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर इसके आसपास तक ही पाई जाती है, उसके नीचे ही तापमान गिरता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, कि 100 मीटर के बाद भी तापमान गिर सकता है, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर। मैक्सिमम रेंज जो है ना इसके तापमान के गिरने की, स्टार्टिंग रेंज वो 500 मीटर के आसपास है, ये आप समझिए। और एक चीज पूरी, मान लीजिए कोई भी महासागर जो है वो 100% क्षेत्र है। मान लीजिए ये हो गया आपका सतह, ये हो गई आपकी 200 और गहराई है उसकी 8000 मीटर। तो ये तो हुआ आपका 0 मीटर यानी कि सी लेवल, और उसके बाद हुआ ये 200 मीटर, और इसकी मैक्सिमम, मान लीजिए प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के बारे में बात करो, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? 11,033 मीटर मैरियाना। तो मान के चलिए इस लाइन का मतलब क्या है कि पूरे महासागर का केवल और केवल 10% क्षेत्र ही फोटोइक जोन में आता है, और 90% से ज्यादा क्षेत्र जो है वो अफोटोइक क्षेत्र में आता है, यानी कि प्रकाश मंडल फोटोइक और दूसरा होता है आपका अफोटोइक यानी कि अंधकारमय क्षेत्र। और 200 मीटर के बाद थर्मोक्लाइन है, यानी कि 200 मीटर से ऊपर की जो परत है ना, जहां पर तापमान समान है, वो केवल 10% है। जहां पर तापमान गिरता है वो प्रतिशत कितना है? 90%। इसका मतलब कि मान लीजिए अगर यहां पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो गिरता 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 हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। यही चीज वो वहां पर समझाएगा कि किस प्रकार से हमारा जो क्षेत्र है वो ज्यादातर कवर होता है। देखिए, जल के कुल आयतन का लगभग 90% जो है वो थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस जोन तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। एक नॉर्मल फिनोमिना के आधार पर हमारे तापमान की जो है वो हमारे महासागरीय जल की 3 परतें हैं। पहली परत थर्मोक्लाइन लेयर से ऊपर वाली परत है, यह उष्मा महासागरीय जल की सबसे ऊपर की परत है। इसकी मोटाई कितनी है? 500 मीटर। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि 0 डिग्री, 200, 300, 400, 500 मीटर से नीचे तो तापमान गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वहां तक प्रकाश, सूर्य तप का प्रभाव नगण्य हो जाता है। और इस तक यानी 500 मीटर की गहराई तक जो तापमान की मोटाई की परत है, तापमान है वो 20 से 25 डिग्री औसतन पाया जाता है। यह सारा साल मौजूद रहती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्रभावशाली होता है, और ग्रीष्म ऋतु में यह अधिक विकसित होती है। दूसरी जो परत है वो आपकी थर्मोक्लाइन लेयर होती है, यानी ये थर्मोक्लाइन लेयर 500 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक होती है, और इसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट आती है। तीसरी परत जो है, ये परत सबसे ठंडी परत है, यानी कि ये 1000 मीटर से नीचे की परत है, और यहां पर बहुत ज्यादा तापमान कम होते हैं, अंधकारमय क्षेत्र होता है और महासागर का नीतल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट यहां पर डिस्कस किया गया बच्चों वो यही है कि हमारे ये केवल क्षेत्र मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में ही है, लेकिन अगर हम उच्च अक्षांशों में चले जाएं, ये जो ऊपर की 3 परतें थी यानी पहली, दूसरी और तीसरी, ये हमारे निम्न और मध्य अक्षांशों में थी। लेकिन अगर मैं उच्च अक्षांशों के बारे में बात करूं, यानी 66.5 डिग्री से उत्तर व दक्षिण क्षेत्र के बारे में बात करूं, तो सूर्य की किरणें तो वैसे ही नहीं पहुंचती हैं, जो पहुंचती हैं उसकी वजह से तापमान बड़ा कम होता है, और इसका चाहे ये सतह पर हो या नीचे की परतों में, तापमान हमेशा 0 डिग्री के आसपास ही बना रहता है। यानी यहां पर कोई खास थर्मोक्लाइन लेयर नहीं होती, क्योंकि चाहे वो आंतरिक भागों में हो या ऊपरी भाग पे, पूरे सागर के, महासागर का तापमान लगभग 0 डिग्री के आसपास तक ही पाया जाता है। इसी वजह से ये क्षेत्र जो है हमारे आइस कवर्ड क्षेत्र के अंदर जो है वो आते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को यहाँ समझाया गया, एक छोटे से डायग्राम से। मैं डायग्राम ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों, ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसके अंदर 2 सागर, एक सागर और एक महासागर दिखाए गए। जैसे कि मैंने बताया था कि लाल सागर और हिंद महासागर आपस में ज्वाइंट है। ठीक है, लाल सागर जो है वो स्थल भाग प्रवेश में, यानी कि उसके आसपास स्थल भाग है, लेकिन हिंद महासागर के आसपास बहुत दूर तक कोई स्थल भाग नहीं है। तो मान लीजिए ये दोनों महासागर आसपास आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं उनके सतह के बारे में बात करूं, यानी जहां पर लाल सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उस परत का तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। यानी चाहे मैं लाल सागर में खड़ा हो जाऊं सतह पे या हिंद महासागर में, औसत तापमान कितना है? 27 डिग्री।
मैं पहुंच गया 350 मीटर की गहराई तक, वहां तक भी हमारा जो जल है उसको किसी भी प्रकार का स्थल प्रभाव नहीं मिलता, इसलिए औसत तापमान कितना रह जाता है, 21 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे ही कोई स्थल भाग हो, मान लीजिए कोई कटक है या कगार है, उसने क्या करा, महासागर का जो क्षेत्र है वो प्रभावित कर दिया। अब महासागर तो गहरे होते हैं, ये कगार हो सकता है महासागर में 300 साढ़े तीन किलोमीटर यानी 3500 मीटर के आसपास हो, लेकिन यही कगार लाल सागर को बहुत ज्यादा गहरा नहीं होने देती। अब बहुत ज्यादा गहरा नहीं होगा तो जो थर्मोक्लाइन का प्रभाव है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हिंद महासागर में ये जो कगार है ये काफी गहराई पर पाई जाती है, तो अगर 700 मीटर में जाऊंगा तो तापमान गिरेगा क्योंकि कोई स्थल नहीं है, 1000 मीटर पर तापमान और गिरेगा, 1400 मीटर पर तापमान और गिरेगा, 2100 मीटर पर तापमान और गिरेगा। परंतु अगर 2100 मीटर के बारे में बात करूं तो 2100 मीटर की गहराई तो लाल सागर की है ही नहीं, इसका मतलब लाल सागर में किसी भी प्रकार की थर्मोक्लाइन लेयर का पाया जाना लगभग ना के बराबर है। तो यानी महासागर और सागर चाहे कोई भी हो, अगर बीच में कोई स्थलखंड है, कोई कगार है, कोई कटक है, वो क्या करती है, इसके तापमान के प्रभाव को कम कर देती है। अगर गहराई होगी तभी तापमान में गिरावट होगी, अगर गहराई नहीं होगी तो तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसी को वो एक थ्योरम के रूप में ऊपर समझाया हुआ है। चलिए भाई अब आते हैं एक नया कंसेप्ट, एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट हम ये डिस्कस कर चुके, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान व्युत्क्रमण। तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है, वायुमंडल के बारे में अगर हम बात करें, ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है यानी कि सामान्य हाल स्तर। जब किसी खास सिचुएशंस में तापमान ऊंचाई के साथ गिरने की बजाय बढ़ना शुरू कर दे, उसे हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, राइट। ये चीज है। अब अगर हम महासागरों के बारे में बात करें तो बच्चों तापमान जो है वो गहराई के साथ साथ कम होता है, ठीक है, तापमान जो है वो गहराई के साथ कम होता है। परंतु यदि किसी सिचुएशन में तापमान गहराई के साथ कम होने की बजाय बढ़ना शुरू कर दे, तब क्या होगा, उसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। यानी कि ऊपर की परतों का तापमान कम और नीचे की परतों का तापमान ज्यादा। आपको सिर्फ दो ही चीज ध्यान में रखनी है कि ऊपर की परतों का तापमान कम हो जाए और नीचे की परतों का तापमान ज्यादा, बस उसी को हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। मान लीजिए ये हमारी महासागर है, ये उसकी परतें हैं, मान लीजिए इसके ऊपर की परत का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, नीचे की परत का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, फिर आ गया 25 डिग्री सेल्सियस, फिर आ गया 22 डिग्री सेल्सियस, इसी तरीके से गिरता हुआ मान लीजिए ये 20 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, राइट। अब ऊपर की परतों में तापमान ज्यादा, नीचे की परतों में तापमान कम, इसका मतलब सब स्थिति सामान्य है। परंतु अगर ऊपर की परतों का तापमान नीचे की परतों के तापमान के मुकाबले कम हो जाए तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, मान लीजिए कोई आइसबर्ग है, यानी कि कोई प्लावी हिमखंड है, अगर वो टूट कर आ गया और ऊपर की परतों में आकर गिर गया, तो क्योंकि बर्फ से तापमान में गिरावट आएगी, हो सकता है इस ऊपर की परत जिस पर वो तैर रहा है उस परत का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कर दे। इसका क्या हुआ, ऊपर की परतों में तापमान कम और नीचे की परतों में तापमान ज्यादा, इन्वर्जन हो गया। क्लियर है। अब इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो किन किन कारणों से होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो अर्धतलीय तल पर तापमान विलोमता, इन्वर्जन, राइट। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर मूसलाधार वर्षा होती है, ऊपर की क्षेत्रों में तापमान जो है वो ज्यादा है, ठीक है। क्या हुआ, मान लीजिए जल है, इस जल के ऊपर की परतों का तापमान ज्यादा है, तो ज्यादा होने के चलते, क्योंकि तापमान अगर मान लीजिए ज्यादा है, मैं एक बार दोबारा इसको समझा देता हूं। मान लीजिए ये हमारी परत है, इसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण हो गया, ठीक है। अगर वाष्पीकरण हो गया यानी कि अगर इवेपोरेशन ज्यादा होगा तब कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा, संघनन ज्यादा होगा, यानी कि बादल ज्यादा बनेंगे, और अगर बादल ज्यादा बनेंगे तो रेनफॉल ज्यादा हो जाएगी, वर्षा जो है वो ज्यादा होगी, और अगर वर्षा ज्यादा होगी तो ठंडा पानी आकर मिल जाएगा, ठंडा पानी आकर मिल जाएगा तो तापमान कम हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर की परतों का तापमान कम और नीचे की परतों का तापमान ज्यादा, इन्वर्जन। क्लियर है।
बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। पहला है मूसलाधार वर्षा, उसके अलावा पूर्वी क्षेत्र से जो हमारे हिम से पिघला हुआ अत्यंत ठंडा जल है वो, और कई बार जो है वो हिमखंडों के रूप में जो है वो भी प्रभाव डालते हैं। तो जो लंबवत वितरण है महासागरों के तापमान का, उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? सूर्य तप की मात्रा, जल का घनत्व। सूर्य तप की मात्रा, अगर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो तापमान ज़्यादा होंगे, और अगर जल लवणता वाला है, घनत्व ज़्यादा है, तो भी तापमान ऊंचा होगा। और वर्षा की अधिकता, अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो ऊपर की परत का तापमान कम हो जाएगा, नीचे की परतों का तापमान बढ़ जाएगा। अगर हिमखंड है तो ये भी ऊपर की परतों के तापमान को कम कर देता है, नीचे की परतों के तापमान को बढ़ा देता है। अगर हम भूमध्य रेखा के बारे में बात कर रहे हैं तो भूमध्य रेखा पर जो है ऊपर की और नीचे की परतों में ज़्यादा अंतर नहीं देखा जाता, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है अंतर ज़्यादा होता है, यानी वार्षिक ताप अंतर भूमध्य रेखा क्षेत्र पर ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में बात करूं तो वहाँ पर जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। जलमग्न अवरोध, जैसे कि ये कगार वाला टॉपिक हमने देखा था, ये भी हमारे आंतरिक परतों के लंबवत काफ़ी अंतर उत्पन्न कर देता है। सो बच्चों, ये था हमारा आज का जो टॉपिक, एक छोटा सा तापमान, और अगले यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे महासागरीय जल की लवणता से जुड़े हुए टॉपिक को। आई होप कि ये जो छोटे छोटे वीडियोस हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, खासतौर पे आज वाला लंबी वीडियो थोड़ी हो सकती है, क्योंकि मेरा मोटो आपके साथ टॉपिक को ईजिली और आराम से डिस्कस करने का है। हालांकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी छोटी हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है। आप चाहें तो इसको आधे दिन में देखिए, आप चाहें तो इसको एक दिन में देखिए। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो वी विल मीट अगेन, टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।